हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वैद्युत धारा के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन इस वीडियो का क्या है आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और समझिए। कह रहा है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए। तो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, फिर भी मैं इस क्वेश्चन को नोट कर दे रहा हूँ। जैसा ही बेटा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताना है। जैसे V बराबर E माइनस आई आर होता है। देखिए बेटा, अब इसमें इन तीनों के बीच में यही है टर्मिनल विभवांतर, यह है विद्युत वाहक बल और यह है आंतरिक प्रतिरोध। हमें इसमें संबंध बताना है। तो सबसे पहले हम कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले बेटा हम पॉइंट 1 लिखेंगे और लिखेंगे विद्युत वाहक बल की परिभाषा से। विद्युत वाहक बल के परिभाषा से, देखो बेटा, इसकी परिभाषा जो होती है वो होती है E बराबर W/Q। क्या होती है बेटा परिभाषा? E बराबर W/Q। अब यहाँ से W का मान निकालेंगे हम तो ये इसके गुणे में चला जाएगा, तो E इंटू Q होगा। आगे पीछे लिख दिया, इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह अब दूसरा है, अब विद्युत वाहक बल हो गया। अब लिखेंगे टर्मिनल विभवांतर के परिभाषा से। तो क्या लिखेंगे? टर्मिनल विभवांतर के परिभाषा से। बोलो बेटा। अब यहाँ से देखिए, अगर हम टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा लिखें हैं तो इसका फार्मूला क्या होता है? V बराबर W बाह्य बल, बाह्य मतलब एक्सटर्नल, बटे Q। अब यहाँ से अगर W का मान निकालें, W बाह्य बराबर V इंटू Q आएगा, जो कि समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम तीसरा निकालने जा रहे हैं। तीसरा यहाँ बताएंगे। देखिए, ये तो हो गया। अब तीसरा हम इधर बताएंगे। ये हो गया ना बच्चों? तीसरा है विभव पतन की परिभाषा से। विभव पतन की परिभाषा से। तो बेटा, विभव पतन का फार्मूला क्या होता है पहले ये समझो। V डैश बराबर W, ये बाह्य था, ये आंतरिक होगा, आंतरिक ठीक, बटे Q। अब Q W आंतरिक की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आंतरिक की वैल्यू जब निकालेंगे यहाँ से तो ये भी गुणे में चला जाएगा, तो V डैश गुणे Q होगा कि नहीं होगा? इतना समझिए। अब एक बात और बता दें हम, V डैश का मान रखना हो तो रख दो, अभी आगे रखेंगे। ठीक है, ये समीकरण मेरा 3 हो गया। ठीक है, अब हम लिखेंगे ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से। बेटा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है पहले हम इसको समझेंगे। समझ गए? ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है जो W है वो W बाह्य प्लस W आंतरिक के बराबर होता है। ठीक है, आंतरिक के बराबर होता है। W बाह्य की वैल्यू क्या है? E इंटू Q बराबर, और W बाह्य की W की वैल्यू हो गई, W बाह्य की वैल्यू क्या है? V इंटू Q प्लस, और W आंतरिक की वैल्यू क्या है? देखो, W आंतरिक वैल्यू V डैश इंटू Q। और बेटा आपको एक फार्मूला बता दें, V डैश का फार्मूला होता है। देखिए, V डैश होता है I स्मॉल r। क्या होता है बेटा? I स्मॉल r। याद कर लो फार्मूला, ये वैल्यू होती है। ठीक है, ये मान आपको याद करना पड़ेगा। अब ये वैल्यू यहाँ रखो, पहले Q कॉमन कर लो। Q कॉमन कर लें अगर, तो E इंटू Q, चाहे Q इंटू E रहने दो, यहाँ से Q कॉमन कर लो तो V आएगा, प्लस V डैश की वैल्यू क्या है? आई आर। भाई Q कॉमन कर लिया और V डैश की वैल्यू पुट कर दिया, Q से Q कट गया, तो E बराबर क्या आ गया? V प्लस आई आर। अगर यहाँ 20 की वैल्यू निकालेंगे तो आई आर को इधर भेज देंगे, तो आएगा E माइनस आई आर बराबर V। तो ठीक बच्चों, अगर हम V को पहले लिखें तो E माइनस आई आर होगा, जैसा कि आपको पता है सबका नाम। बेटा देखो, E क्या है, मेरी बात सुनिए, टर्मिनल विभवांतर V होता है। देखिए, टर्मिनल विभवांतर क्या है? V है। इसका मतलब बेटा, अगर टर्मिनल विभवांतर की बात करें तो V होगा।
विद्युत वाहक बल की बात करें तो ई होगा, आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो आर होगा, और ये जो हमारा ये है विभव पतन, ये वी डैश होगा। देखो सबका नाम है, आपको पता चल गया। तो बच्चों ये मेरा आंसर है, यही रिलेशन। देखो यही v बराबर ई माइनस आई आर प्रूव करना था, जो कि मैंने यहाँ दिखा दिया। तो ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है वैद्युत सेलों का संयोजन, कम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। बच्चों आपके स्क्रीन पर देखिए सीरीज में आप डायग्राम भी बना दिया, उसके बारे में लिख भी दिया। क्या कह रहा है ये थोड़ा पढ़ के समझते हैं। देखिए बेटा, वैद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। ठीक है, वैद्युत सेलों को 3 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। पहला श्रेणी क्रम में, ठीक है बच्चों, और दूसरा जो है समांतर क्रम में, ठीक है, और तीसरा है मिश्रित संयोजन, जिसमें समांतर और श्रेणी दोनों मिलाते हैं। तो इस 3 क्रम में जोड़ने से हमें बैटरी प्राप्त होती है। तो बच्चों पहले हम एक एक करके देखेंगे। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहले क्या है, श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम वाला हम देख लेते हैं। ठीक है, ठीक बच्चों, वैद्युत सेलों का संयोजन 3 प्रकार का होता है, श्रेणी, समांतर और मिश्रित। तो बच्चों उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा, पहले श्रेणी क्रम में आपके स्क्रीन पर है, उसको पहले आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो, क्या क्या कह रहा है उसको समझ लो। कह रहा है बेटा, ठीक है, संयोजित वैद्युत सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। वैद्युत सेलों को 3 प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। तो पहला हम कौन सा समझेंगे, श्रेणी क्रम। आइए बच्चों श्रेणी क्रम के बारे में पहले कुछ लिखते हैं और फिर उसको हम समझते हैं। डायग्राम देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं डेरिवेशन करने के लिए फिर से डायग्राम मैं यहाँ बनाने जा रहा हूँ। जैसा कि बेटा ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये बैटरी 1, बैटरी 2, बैटरी 3, ऐसे ऐसे n बैटरी, डॉट 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 मतलब बेटा ऐसे ऐसे n बैटरी लगी है। ठीक है, अब देखिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर और स्मॉल आर है। तो ऐसे ही तो मान लिखेंगे श्रेणी क्रम में। देखिए क्या लिखेंगे, माना कि इसमें n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और आंतरिक प्रतिरोध R है। इतना लिखने के बाद ठीक है, लिखेंगे परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल, लिखेंगे परिपथ में कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। देखो बेटा अगर हम कितने हैं, 1 2 3 और ये डॉट 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 फिर ये n है, ऐसे हम कितने मानेंगे, n मानेंगे। तो बेटा कुल विद्युत वाहक बल कितना है, NE होगा, क्योंकि बेटा ये n है, हमें पता नहीं इसमें कितना है। ठीक है, n है। और शुरुआत में बेटा जब हम डायग्राम दिखाए थे तो उसमें लिखा हुआ था, एक बार पीछे जाके इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिएगा जो कि बनाया है डायग्राम में। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखेंगे सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध। अगर हम कहें सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो उसमें भी NR होगा। जानती हो क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4, तो इसमें भी NR होगा, N स्मॉल r। अब क्यों होगा इसका मतलब समझिएगा। जैसे अगर हम इसको जोड़ेंगे n बार, समझिएगा मेरी बात, जैसे अगर हम E को 1 बार 2 बार 3 बार अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है, 1 2 2, तो 3 E आता है ना। अब जैसे ये 3 बार हुआ 3, अब ऐसे जैसे 4 बार अगर जोड़ेंगे, 1 2 3 और 4, कितनी बार है, 4 बार, तो ये 4 ही हो जाएगा। अगर ऐसे n बार हो, 1 2 3 डॉट 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 n टाइम्स, कितनी बार n है तो वो हो जाएगा NR। समझ में आया। इसी प्रकार जहाँ R है, जहाँ E है वहीं R हो जाएगा, सेम उसी प्रकार। ठीक है, और एक बात, इस श्रेणी क्रम में था तो इस वजह से ऐसे हो गया। अगर समांतर क्रम में होता तो फिर भैया 21 क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो R R R। बेटा एक बात और सुन लो, श्रेणी क्रम में अगर हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो R प्लस R प्लस R प्लस R, तो कितना हो जाएगा, N बार है, N बार है ना, तो वही NR हो गया। समझ में आया, तभी क्या हो गया NR। ये मेरी बात समझिएगा, ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं हम कि NR आया कहते हैं। समांतर क्रम में होगा तो 1/R 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 करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना समझ में आने के बाद अब हम निकालेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। परिपथ का कुल प्रतिरोध, देखिए बेटा कुल प्रतिरोध में मतलब देखिए कैपिटल में स्मॉल ऐड हो जाएगा। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस कुल टोटल कितना है, NR है, और इस परिपथ में एक कैपिटल देखो प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध भी है, तो ये कुल प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब हम परिपथ में प्रवाहित धारा का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिपथ में प्रवाहित धारा का मान।
आइए देखते हैं। परिपथ में प्रवाहित, अब आप इसमें धारा देख रहे हैं, प्रवाहित हो रहा, प्रवाहित धारा लिख लो केवल, बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो बेटा अब आप इसके बाद देखो क्या करें, कुल धारा I हो गया, कुल विद्युत वाहक बल NE हो गया, और कुल प्रतिरोध NR प्लस R हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए केस 1 और केस 2 लगेगा, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हम इसको चलेंगे, क्या होगा क्या यहाँ पर। तो बच्चों ये फार्मूला आपको पहले नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, नोट डाल देना। नोट में केस 1 पहले देखेंगे, केस 1 पहले केस ये कह रहा है अगर NR बहुत ही छोटा हो, किसके कंपेयर, कैपिटल R के कंपेयर में बहुत ही छोटा हो, तब क्या होगा, नगण्य मान लेंगे। तब अब देखिए क्या, इसको छोड़ देंगे, तब जो ये चीज़ है NR प्लस R है तो केवल उसको हम अप्रॉक्सीमेट R लिखेंगे, क्योंकि बेटा ये बहुत छोटा है तो इसको छोड़ दिया। देखो जो छोटा हो, जिसके तरफ मुँह हो उसको नहीं छोड़ेंगे, जिसके तरफ ये एरो हो उसको हम छोड़ देंगे, केवल R लिख देंगे। अब वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो I बराबर होगा NE बटे R होगा, क्या होगा, NE बटे R, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं। अब देखिए मेरी बात बहुत ध्यान से, तो ये फार्मूला हो गया एक मेरे पास, क्या हो गया, फार्मूला। तब ये लगेगा, इसी को हम लिख सकते हैं I बराबर N, और देखो E बटे R क्या होता है, एक सेल से प्राप्त धारा होता है भाई। अगर देखा जाए N को किनारे कर दें तो E बटे R होगा, और E बटे R I होता है ओम के नियम से देखा जाए तो सेल द्वारा एक सेल से प्राप्त धारा भी इसे हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं I बराबर N, एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा, ठीक है। ये हो गया केस नंबर मेरा 1 कहता है। अब आ जाओ केस नंबर 2। केस नंबर 2 अगर ये उल्टा हो जाए, मतलब NR जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, किसके कंपेयर टू R, यहाँ पर ज़्यादा तो यहाँ पर R को छोड़ेंगे, तब देखिए NR प्लस जो R है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तब हम क्या करेंगे, इसको हम R को छोड़ देंगे तो NR लिखेंगे। अब इस फार्मूले में रखेंगे हम I बराबर NE बटे NR, तो अब N से N कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N से N कैंसिल हो जाएगा। अगर N से N कैंसिल हो गया तब क्या आया मेरे पास, तब I की वैल्यू आ गई क्या, E बटे स्मॉल r, E बटे स्मॉल r, ये आ गया बेटा। अब ये बताइए ये क्या होता है, एक सेल से प्राप्त धारा होती है, ये भी एक सेल से प्राप्त धारा, इसमें N नहीं आएगा, देखिए N है, इसमें N नहीं आया, ठीक है। इसमें केवल आएगा I बराबर एक सेल से प्राप्त धारा, ठीक है बच्चों। इसके बाद ये नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोककर नोट कर लो। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, समांतर क्रम। बच्चों जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, समांतर क्रम में होता क्या है, जैसे इसमें लिखा है माना n सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, परिपथ में प्रयुक्त सेलों का कुल विद्युत वाहक बल E है। तो बेटा इतना लिखने के बाद लिखोगे आप माना सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, 1/R डैश बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RT डॉट डॉट n पद तक जोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले आइए हम इसका डेरिवेशन को करके दिखाते हैं। जैसा कि बच्चों समांतर क्रम आपकी स्क्रीन पर हेडिंग है, परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इस हेडिंग में हमें करना क्या है ये समझिएगा। सबसे पहले मैं डायग्राम बनाऊंगा, जैसे मेरे पास 3 सेल और 4 सेल लगभग समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, मैं यहाँ बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक बैटरी से ये सब एक को जोड़कर, ठीक है, इनमें इसका रेजिस्टेंस क्या है, तो जैसे जोड़ा उसको देखिएगा, इसका कैपिटल R हो गया। एक बार इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे जोड़ेंगे, डॉट डॉट करके, ठीक है, क्योंकि n टाइप है, कितने हैं, n है। अब बताइए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। और एक बात, जब जोड़ेंगे तो इसमें I एम्पियर की धारा बहने लगेगी। और एक चीज़ बेटा हम आपको बताना चाहते हैं,
इसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है ये ना, इसका स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर, इसका विद्युत वाहक बल ई, इसका भी विद्युत वाहक बल ई, इसका भी विद्युत वाहक बल ई, इसका भी विद्युत वाहक बल ई है। ठीक है, कितने सेल हैं, एन सेल को जोड़ा गया, कितने सेल को जोड़ा गया, एन सेल को। तब हम क्या लिखेंगे बेटा, माना सेल का कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, यहाँ से लिखेंगे माना सेल का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या है, केवल ई है। ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल हो ये क्या हो गया, वी हो गया। अब हम लिखेंगे माना सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध, माना सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब आपको पता है बेटा ये सभी सेल किस में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में। तो 1/r डैश बराबर होगा 1/r, 1/r, 1/r और 1/r प्लस डॉट 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 n बार। कितनी बार जोड़ा गया, n बार। अभी हमने आपको बताया था, जैसे कि एक मेरी एग्जांपल समझिएगा, यहाँ एग्जांपल में बताने जा रहे हैं। जैसे अगर आप लिखेंगे 1/3 प्लस 1/3, तो ये कितनी बार, 2 बार है, तो इसको जोड़ने पे 2/3 आ जाएगा। अगर यही 4 बार हो तो 4/3 आ जाएगा, 5 बार हो तो 5/3 होगा, n बार होगा तो n/3 हो जाएगा। समझ में आया, और n/r हो जाएगा, जो भी नीचे वही। अब जैसे यहाँ पर देखिए कितनी बार है ये, 1/r डैश, ये n बार है तो n/r हो जाएगा। अब यहाँ r डैश का मान निकालेंगे तो r/n हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर r डैश की वैल्यू निकल गई है। अब हम निकालेंगे सेल का कुल विद्युत वाहक बल। ठीक है, सेल का कुल विद्युत वाहक बल तो निकाल चुके हैं। अब हमें चाहिए सेल का कुल प्रतिरोध, तो या परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगर कुल प्रतिरोध निकालना है तो आप क्या करेंगे, r डैश में कैपिटल R ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब r डैश का मान कितना है, ये देखो r डैश का मान है r/n प्लस r, ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, कुल प्रतिरोध हो गया, अब कुल विद्युत वाहक बल गया। अब कुल धारा निकालते हैं, क्या निकालते हैं, कुल धारा। अब देखिए कैसे निकालेंगे, अतः परिपथ का कुल धारा। बेटा कुल धारा का फार्मूला क्या होता है आपको पता है, देखिए बेटा परिपथ का जो धारा होता है वो है कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। अब हम क्या करेंगे बेटा, धारा को I से लिखते हैं, I बराबर कुल विद्युत वाहक बल E है, और कुल प्रतिरोध कितना है, कुल प्रतिरोध यहाँ पर है R/n प्लस R। अब यहाँ केस लगेगा, केस नंबर 1, केस नंबर 1 ये कहता है अगर R/n का मान बहुत छोटा हो R के कंपेयर में, ये तो मेरा फार्मूला आ गया बेटा, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर ये बहुत छोटा हो तो इसको हम छोड़ देंगे, किसको छोड़ेंगे, जो छोटा है। तो अब देखिए R/n प्लस R को लिखेंगे केवल R, जो छोटा उसको हम छोड़ देंगे, केवल R लिखेंगे। लिख दो बेटा यहाँ पर R, तो I बराबर हो जाएगा E/R। तो इसको बोलते हैं एक सेल द्वारा, एक सेल से प्राप्त धारा। तो यहाँ पर आ गया बेटा एक सेल से प्राप्त धारा हो गया। ठीक है, अब एक बात और हम कहना चाहते हैं, ये एक सेल से अब केस नंबर 2 लगाना चाहते हैं। तो केस नंबर 1 ये देखिए था, अब केस नंबर 2 आइए यहाँ लगा देते हैं। केस 2, केस 2 कहता है इसी का उल्टा, यदि R/n का मान बहुत ज़्यादा हो जाए किसके कंपेयर में, R में, तो हम इसमें से किसको छोड़ेंगे, जो छोटा है। कौन छोटा, देखिए बेटा R/n प्लस R में हम उसको छोड़ेंगे जो छोटा, छोटा यहाँ पर R है, देखिए जिसके तरफ मुँह होता है वो बड़ा होता है, जो छोटा उसको छोड़ देंगे तो जो बचेगा उसको लिख देंगे। अब ये मान रखो इसमें I बराबर क्या है, E बटे में क्या बचेगा, R/n, n कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, ऊपर पहुँचने के बाद हो जाएगा I बराबर, जब ऊपर पहुँचेगा तो n E बटे क्या होगा, स्मॉल r, क्या होगा, स्मॉल r। ये भी क्या है, ये एक सेल द्वारा प्राप्त धारा, तो n गुणे E/r क्या होगा, एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से
प्राप्त धारा, ये हो गया बेटा। ठीक है, अब इसका मतलब यह संयोजक लाभप्रद है। समझ में आया बेटा। और जो लाभप्रद हो गया, और ये संयोजन, ये वाला जो संयोजन है ये क्या है, यह संयोजन व्यर्थ है, क्योंकि बेटा इसमें एक सेल द्वारा धारा प्राप्त हो रही है, बाकी का नहीं, तो ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ये लाभ है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ख़राब है, ये हमारे लिए सही है। तो बेटा वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अब आके आपकी स्क्रीन पर है मिश्रित संयोजन। तीसरी हेडिंग क्या है बच्चों, मिश्रित संयोजन। इस संयोजन में बेटा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों ऐड होते हैं। ठीक है, आइए हम इसको देखते हैं ज़रा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा और उसके बारे में कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। क्या लिखा है, आइए मैं थोड़ा रीड कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, इसमें लिखा है माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल ई है और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल है। ऐसा एक पंक्ति में लगे सेलों का कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत वाहक बल एन ही होगा, क्योंकि बेटा ये श्रेणी क्रम में है। और यदि पंक्ति में समांतर क्रम में जुड़ा है तो बेटा इसीलिए जो एक पंक्ति में होगा वही समांतर क्रम में भी टोटल होगा। तो आइए बेटा ज़रा इसको हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, फिर एक एक को हम करते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, डायग्राम को बनाएंगे और उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, देखिए डायग्राम को बनाना कैसे, पहले उसको समझिए। सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट मानेंगे, एक यहाँ पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, अब इस पॉइंट में आपको कितने सेल लगाने हैं, देखिए एक पंक्ति में 3 सेल, 1 2 छोटा बड़ा, ठीक है, फिर बड़ा फिर छोटा, ये सेल लग रहे हैं ऐसे डॉट 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 डॉट। बहुत सारे सेल होंगे, n सेल होंगे, कितना, ये लास्ट वाला सेल हो गया अब आपका। इसके बीच बहुत सारे सेल होंगे, इसको ज्वाइन कर दिया। इसी के बाद एक इधर भी लगा दे रहे हैं हम ऐसे, बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा डॉट डॉट डॉट, फिर बड़ा फिर छोटा। इसके करने के बाद इसको हमने इसमें मिला दिया, फिर इसको हमने इसमें मिला दिया। ठीक है, ऐसे ही अब नीचे भी करेंगे एक बार, ऐसे बड़ा छोटा, ये बड़ा ये छोटा हो, ये बड़ा ये छोटा हो, फिर डॉट डॉट डॉट, एक सेल इधर लगा दिया मैंने। ठीक है, छोटा, इसको हमने इसमें जोड़ दिया। ठीक है, एक और देख लो बेटा, बड़ा छोटा बड़ा, थोड़ा अगर छोटा लगे तो तुम बड़ा कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक, छोटा बड़ा लगना चाहिए, बड़ा फिर छोटा डॉट डॉट डॉट, फिर ये बड़ा ये छोटा, इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिएगा एक सेल से ये इसका एक रेजिस्टेंस क्या होगा, कैपिटल R। ठीक है, और यहाँ पर एक कुंजी लगा दिया K। ठीक है, इसको हमने इसमें ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ से करंट आएगा, इसका बाहरी प्रतिरोध क्या R है, ये कुंजी है। देखिए अब देखा जाए सबका सेल, ये सेल है तो सेल का विद्युत वाहक बल है क्या, फिर हम इसको देखेंगे। देखिए सबका अगर हम देखा जाए आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, R होगा, सबका R लिख दो, सबका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, R होगा। इतना करने के बाद सब पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ए भी प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा। तो बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस मानना, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई छूट ना पाए, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। इतना मानने के बाद देखिए इसके बाद क्या करो, सबका ई, जो विद्युत वाहक बल है सबका ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका भी ई है, इसका ई, समझ लो सबका ई है, तो बनाना जरूरी नहीं है, जगह भी नहीं है। आप ग्राफ में देखे थे सबका जो है ई है, कितना है, ई है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे समझिएगा आप। सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे, देखिए जब एक पंक्ति में, ये एक पंक्ति है, लिखेंगे एक पंक्ति में, ठीक है, सेल का कुल विद्युत वाहक बल, सेल का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, वो होगा बेटा NE। तो यही अब देखो सभी समान, देखो इसका NE है तो समांतर क्रम में जोड़ने पर सेम रहता है, यहाँ पर चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो पंक्ति को अगर समांतर क्रम में जुड़ी हैं इसलिए देखो बेटा, अब इसकी बात क्या लिखोगे, पंक्तियाँ समांतर क्रम में जुड़े हैं। पंक्तियाँ किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। इसलिए आप क्या करोगे बताओ, इसलिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत
वाहक बल क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल क्या होगा, वही होगा, एन ही होगा, क्यों कोई फर्क नहीं पड़ता समांतर क्रम में। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम आंतरिक प्रतिरोध की बात करेंगे। पहले पंक्ति का निकालेंगे, फिर उनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, अब बताइएगा क्या निकालेंगे हम, पहले एक पंक्ति का निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ लिख रहे हैं एक पंक्ति, ठीक है, में लगे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। देखिए क्या होगा, आपको पता है कितने एन में, ए देखो, 1 आर 2 आर 3 आर डॉट 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 कितने बार, एन पद तक, एन बार है, तो इसको मतलब जोड़ने में कितना होगा, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो एन आर होगा, क्या होगा, एन आर। अब देखिए एन आर हो गया, अब इसमें पूरा एन आर, तब इनको समांतर क्रम में जोड़ेंगे। अब लिखेंगे बेटा, देखिए इतना हो गया, अब लिखेंगे एन आर जो है सेल कितने समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में कितनी बार, एम बार जुड़े हैं। तो क्या निकालेंगे, 1/r डैश बराबर 1/nr, 1/nr और 1/nr, और कितनी बार, m बार। जब m बार होगा तो 1/r डैश बराबर, इसको लिख सकते हैं m/nr। जब r डैश का मान यहाँ से हम निकालेंगे, जब r डैश का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा nr/m, ये आ गया। अब हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध, क्या निकालेंगे बेटा हम, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, अतः परिपथ का कुल प्रतिरोध, अगर हमें कुल प्रतिरोध निकालना है तो R डैश प्लस कैपिटल R लेना पड़ेगा। ठीक है, R डैश का मान कितना है बच्चों, R डैश का मान है NR/M + R, ये हो जाएगा। अब हम निकालेंगे अतः परिपथ की कुल धारा, अतः परिपथ की कुल धारा, तो क्या होगा, कुल धारा बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ये तो आप फॉर्मूला जानते हैं, प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल आई, कुल धारा आई होगा, कुल विद्युत वाहक बल हमने निकाला था NE। अब बेटा कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या निकाला था, NR/M + R, ये बताया था। इसके बाद अब इसमें केस लगेगा, क्या लगेगा बेटा, केस या इक्वेशन फर्स्ट भी इसको हम मान सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए केस कैसे लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर ये मानेंगे, अगर हम यहाँ एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करें तब क्या होगा, जब एलसीएम लेंगे तो ये m इधर हो जाएगा, ये ऊपर पहुँच जाएगा, तो y बराबर होगा, देखिए अगर एलसीएम लेते हो तो देखिए इसका इधर गुणा होगा, नीचे 1 मानोगे, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर, तो m वाला जो बटे वाला ऊपर चला जाएगा, तो MNE हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा NR + MR, ये हो जाएगा नीचे। तब क्या आ जाएगा, तब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही चीज़ है। चलो बेटा, अब हम सबसे पहले मानेंगे कि किसका मान न्यूनतम है, अब किसका मान, देखो धारा, यहाँ पर हम कुछ केस मानेंगे, उसको लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। लिख रहे हैं धारा I के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए NR + MR का मान न्यूनतम होना चाहिए, क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। अच्छा, न्यूनतम कब होगा, अगर हम इसको ऐसे कुछ सेट करें, बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, फिर हम आगे बताने चल रहे हैं क्या करना है। ठीक है, चलिए बच्चों, न्यूनतम होना चाहिए, इतना तो हो गया। अब न्यूनतम के लिए क्या होगा, NR + MR को हम लिख सकते हैं रूट में NR का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट में MR का होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें कुछ जोड़ा घटा दे तो NR का होल स्क्वायर और रूट में
एम आर का होल स्क्वायर, और ये पूरा है स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें हम कुछ जोड़ना चाहते हैं, क्या जोड़ रहे हैं, अब हम इसमें जोड़ना चाहते हैं -2 ए बी वाला फार्मूला बनाना चाहते हैं, एन आर, ये एन है बेटा, एन आर और रूट में एम कैपिटल आर, ये जोड़ा तो इधर हमें घटाना भी पड़ेगा, 2 रूट में एन आर और इंटू एम कैपिटल आर। अब देखिए ये फार्मूला बन गया किसका, ए स्क्वायर प्लस बी। देखिए फार्मूला ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फार्मूला, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर फार्मूला बन गया, फार्मूला बनने के बाद किसका फार्मूला हो गया, ये ए है, ये ए है माइनस ये बी होगा का होल स्क्वायर, इतना फार्मूला बन गया माइनस, अब ये बचा क्या प्लस। देखिए ये फार्मूला हो गया इतना, अब प्लस में बचा 2nr और रूट में एम आर, 2 रूट में एन आर और रूट में एम आर, ये बचा। अब इसके बाद अगर हम देखें न्यूनतम मान, अब इसमें किसको जीरो मानेंगे हम, ठीक है। अब जैसे कि बच्चों इसमें ये आ गया एन आर प्लस एम आर, इसमें देखो ये जो वाला स्क्वायर वाला टर्म मैंने बनाया ये न्यूनतम मान है इसका, क्योंकि इसमें माइनस है बाकी सब में प्लस है इंटू है, तो माइनस वाले को हम न्यूनतम मान मानेंगे। यहाँ लिखेंगे एन आर प्लस एम आर के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए अगर मान न्यूनतम है तो हम इसको जीरो के बराबर मानेंगे, एन आर माइनस रूट में एम आर का होल स्क्वायर बराबर जीरो। अब स्क्वायर हटाएंगे जीरो का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तब क्या आ जाएगा, एन आर माइनस रूट में एम आर बराबर जीरो, इसको उधर भेज देंगे। जब इसको उधर भेज देंगे रूट में एन आर, ये माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा एम आर। अब लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, जब दोनों ओर वर्ग करेंगे तब क्या आएगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा एन आर बचेगा, इधर स्क्वायर हट जाएगा एम आर बचेगा। अगर कैपिटल आर की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करें तो कैपिटल आर की ये बटे में चला जाएगा, तो एन आर बटे एम, ये कैपिटल आर की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब बेटा उपयुक्त संख्या से स्पष्ट है कि मिश्रित सेल में जब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर होता है तो धारा का मान अधिकतम होता है। अब हम समीकरण 1 से उठाएंगे, जो इससे पहले इक्वेशन हमने माना था, समीकरण 1 से। आइए हम समीकरण 1 लिख देते हैं एक बार। यहाँ पर क्या माना था बेटा समीकरण 1, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई बराबर एन ई बटे एन आर बटे एम प्लस आर, यही तो था समीकरण 1। अब इसी में जब मान रखेंगे, मान रखो बेटा, तब आपका मान मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम, ठीक है। आई बराबर एन ई बटे एन आर बटे एम, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है, एन आर बटे एम। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1 और 1 2, तो क्या आ जाएगा, आई मैक्स बराबर एन ई बटे 1 और 1 2 एन आर बटे एम। अब ये एम कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, एम कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, एन से एन कैंसल, ठीक है। तो जब एम ऊपर पहुँच जाएगा तो आई मैक्स बराबर हो जाएगा एम ई बटे 2 आर, तो यही है मेरा अधिकतम मान। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, किरचॉफ का नियम। बच्चों किरचॉफ का नियम जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, आप उसे देख लीजिए, मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। किरचॉफ का नियम ये कहता है बच्चों, किसी परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। अर्थात संधि में बेटा डेल्टा आई बराबर 0 हो गया, ठीक है। अब आइए इसको हम एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं, ये कैसे एक्सप्लेनेशन इसका होता है, ठीक है। उसके बाद हम कुछ नोट भी इसके लिखवा देंगे, ठीक है बच्चों। देखिए बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है, एक मेरे पास संधि है, ये मान लीजिए मेरे पास संधि है, इसमें बहुत सारे धारा हैं, ये संधि ओ है। अब देखिए कुछ धाराएं आ रही हैं, जैसे I1 आ रही है, I2 जा रही है, I3 आ रही है, और I4 भी आ रही है, और I5 जा रही है। हमने अपने हिसाब से एक संधि मान लिया। तो अब इसमें क्या होता है बेटा, अभी परिभाषा में लिखा था, किसी वैद्युत परिपथ में
किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य होता है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, संधि में आने वाली धारा और जाने वाली धाराएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए मेरी बात समझिएगा, संधि क्या है ये, संधि में आने वाली धारा माइनस संधि से जाने वाली धारा, संधि से जाने वाली धारा क्या होता है, जीरो होता है। इनको भाई जितना आया उतना चला गया, क्या बचा, जीरो। तो अब आने वाली धारा कौन कौन सी है, I1 आ रही है, देखिए ये संधि है तो आ रही है, ठीक है। I2 जा रही है, छोड़ो पहले आने वाला, I3 आ रही है और I4 आ रही है, ये आने वाली धारा हो गया। अब जाने वाली धारा लिखो, जाने वाली धारा I2 हो गई है और I5 हो गया। अब इनको हम जीरो लिख सकते हैं। अब देखिए इसी को हम लिखा है डेल्टा I बराबर जीरो। भाई इस सबको अगर हम जोड़ेंगे, मान लो इनकी जब सब वैल्यू पुट करेंगे, मान लो 5 एम्पियर है, ये भी 5 में से 5 क्या, जीरो, इसलिए लिखा है डेल्टा I इज इक्वल टू जीरो। तो संधि में आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा का बीजगणितीय योगफल जीरो होता है। I1 क्या, संधि में आने वाला धारा है, I3 भी आने वाली धारा, I4 भी आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा I2 और I5 है। ठीक है, अब इसके बाद नोट डालो बेटा, आपकी स्क्रीन पर देखिए नोट दिख रहा होगा, नोट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, नहीं तो सॉरी बेटा 3 नोट हैं। पहला नोट, संधि को देखिए, पहला नोट हम रीड कर रहे हैं, आइए एक बार पढ़ते हैं। संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक होती है। देखिए बेटा, आने वाली को धनात्मक लेते हैं और जाने वाली को ऋणात्मक लेते हैं, ये बात आप समझिएगा। ठीक है, अब यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है और यह जो इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। आइए हम सभी पॉइंट को हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, संधि में आने वाली धारा, ठीक है, को धनात्मक से लिखते हैं, को धनात्मक लेते हैं, क्या कहते हैं, लेते हैं। दूसरा नियम, संधि से, हम यहाँ सब लिखवा दे रहे हैं, संधि से जाने वाली धारा को ऋणात्मक लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, ऋणात्मक लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, माइनस में लिया था ना, देखो ये माइनस में है जाने वाले को। अब इसका तीसरा पॉइंट क्या है, यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। ठीक है, किसको, आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। अब अगला पॉइंट क्या है बेटा, चौथा पॉइंट। ठीक है, चौथा पॉइंट है, इस नियम को किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, किरचॉफ का धारा नियम भी कहते हैं, को किरचॉफ का धारा नियम कहते हैं, कॉमा लगा देना कॉन्वेंट में, धारा नियम कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, आपके स्क्रीन पर किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे पास का नियम या लूप का नियम भी कहते हैं, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसकी परिभाषा मैंने पहले से लिख दिया है और डायग्राम भी बना दिया है, लेकिन अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन करने के लिए आपको डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बेटा, किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योगफल ना योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये आया कैसे परिभाषा, आइए एक बार हम इसी परिभाषा को अपनी भाषा में लिखकर दिखाते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक कर पहले नोट कर लो। चलिए बच्चों, आइए देखते हैं अब हम। चलिए बच्चों, इसकी हम परिभाषा पहले समझते हैं। देखिए इसकी परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ठीक है, बहुत पहले कायदे से आप इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। देखिए बेटा, एक होता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, ये होता है फार्मूला। इसी के देखो बेटा, आई क्या होता है, धारा। आई क्या होता है बच्चों, धारा। आर क्या होता है, प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध। और ई क्या होता है, विद्युत वाहक बल। ई क्या होता है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब हम लिखेंगे किसी संधि में बहने वाली धारा और उसके प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल उसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है बेटा। और सिग्मा का मतलब यहाँ पर है बीजगणितीय योगफल, बीज गणितीय योगफल। ठीक है, इसका यहाँ मतलब है, सिग्मा का यहाँ मतलब है। ठीक है, आइए अब हम लिखते हैं किसी, स्टार्टिंग कैसे करेंगे बेटा ये भी समझिएगा। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, ठीक है, किसी बंद परिपथ में लिख दे रहे हैं, किसी बंद, ठीक है बेटा, किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल, देखो इसका कुछ नहीं तो यहाँ डॉट मानेंगे, गुणा मानेंगे, गुणनफल का बीजगणितीय योगफल, बीजगणितीय योगफल उसके विद्युत वाहक, ठीक बेटा, बीजगणितीय योगफल, ठीक है, उसके विद्युत वाहक बल के, देखिए सिग्मा है, देखिए उस विद्युत वाहक बल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योगफल, बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। इतना लिखने के बाद बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, इतना कर लो। अब हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये परिभाषा हो गया ना, अभी एक हम डायग्राम बनाने जा रहे हैं, उसको समझिएगा, उसी को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसमें लिखते हैं, कहते हैं, ठीक है। देखिए ये जो डायग्राम हमारा है, इसमें हम एक बैटरी लगाएंगे, ठीक है, तो एक ये रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध होता है। ऐसे हम 3 करने जा रहे हैं, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कोई बैटरी नहीं रहेगा, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम इसको हम जोड़ने जा रहे हैं, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जोड़ लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस बैटरी का नाम हम E1 दे रहे हैं, इस बैटरी का नाम हम E2 दे रहे हैं, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये वाला माइनस, इतना समझ गए। अब देखिए यहाँ से करंट बहना चालू होगा, कौन सी करंट, I1 बहेगी, तो यहाँ भी I1 पहुँचेगी। अब इधर से बहेगी I2, तो यहाँ पर जब आएगी तो वो I1 प्लस I2 हो जाएगी, दोनों मिल जाएगी। भाई इधर से I1 आ रही है, इधर से I2 जा रही है, तो दोनों मिल गई, I1 प्लस I2। तो यहाँ से जो धारा गुजरेगी वो कौन सी होगी, I1 प्लस I2। इसका रजिस्टेंस हम R1 मान ले रहे हैं, इसका R2 और इसका R3, ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ से गुजरेंगी दोनों, तो I1 अपने घर चली जाएगी, है ना, सॉरी I2 अपने घर चली जाएगी। अब I1 जो है अपने घर चली जाएगी, जहाँ से निकली वहीं पर जाएगी। अब हम देखिए बेटा, इसमें ये क्लोज, इसको हम पास मान ले रहे हैं। देखिए इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई करके हम इसमें दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे। देखिए बेटा, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई है। तो क्या कहता है, जब हम इधर से आएंगे, इस परिपथ में धारा क्या है, देखिए आई में आर का गुणा किया है, तो इस परिपथ में आई क्या है, I1 है, और गुणा क्या है, R1 का किया है। अब जब हम इधर आ रहे हैं, फिर हम इधर जाएंगे, देखिए अब देखिए इसी परिपथ में केवल घूमेंगे, इस परिपथ में, इसका हम नाम दे रहे हैं A B C D E F। अब देखिए ये पास कौन सा लिया बेटा, हमने पास लिया है A B C D E F है, ये मेरा F है, याद रखिएगा, ये मेरा F है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो पास था वो A B E F था, E F में था ना।
अब देखिए इसी में हमें गोल गोल घूमना है। इधर गए डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन मतलब धारा मेरी दिशा में था, इस वजह से प्लस है, लेकिन जब हम इधर जा रहे हैं तो धारा मेरी विपरीत दिशा में, इसलिए I2 जो है माइनस में होगा। अब इसका रेजिस्टेंस कितना था R2 ना। अब बराबर लगाएंगे, जब हम इधर आए तो हमें बैटरी मिल गया E1, कौन सी बैटरी मिली थी E1। और जब हम इधर जा रहे हैं तो हमको U2 मिली है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि मेरी अपोजिट है। ये एक इक्वेशन मेरा बन गया। अब दूसरा हम फिर से लगाएंगे IR बराबर सिग्मा E। अब ये किस में निकाल लगाएंगे, पास BCDE BCDEB, और ना इसमें A भी कर सकते हैं, जहाँ से ओपन करते घूम के फिर वहीं पॉइंट पर जाते हैं, तो BCDEB। अब इसमें क्या करेंगे बेटा, हम इधर आ रहे हैं, मतलब धारा मेरी दिशा में है तो I2 गुणे R2। अब हम इधर जा रहे हैं, धारा मेरी डायरेक्शन में, देख लो धारा कौन सी है I1 प्लस I2 और गुणे R3 बराबर में केवल हमें E2 मिलेगा, और यहाँ पर कोई बैटरी है ही नहीं, तो ये मेरा इक्वेशन 3 हो गया। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे, जब हमें कोई वैल्यू दी जाएगी तो हम इसी सॉल्व करेंगे, वरना हम यहीं पर इक्वेशन बना के यहाँ पर हमें रोकना पड़ेगा। बेटा अब हमें इक्वेशन बना के यहीं पर रोकना पड़ेगा। चलिए अब नोट आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। दूसरा क्या है बेटा, इसे किरचॉफ का वोल्टेजता नियम कहते हैं। तीसरा क्या है, इसको भी देख लीजिए। तीसरा नियम क्या बेटा, मुख्यतः मुख्य धारा तथा इसकी दिशा में प्रवाहित धारा का मान धनात्मक, परंतु मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रवाहित धारा का मान ऋणात्मक होता है। चौथा पॉइंट क्या है, बंद पास ABCDA में लूप के नियम से, जैसा कि अभी हम आपको ऊपर दिखाए थे वही यहाँ पर भी दिया गया है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड वाला पॉइंट। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो।